इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के पिछले वीडियो में हमने थ्योरी कुछ बेसिक नोट्स देखे थे जिनका बहुत ध्यान रखना है हमको प्रश्न हल करते समय। मैंने आपसे कहा था उन नोट्स को आप पढ़ के रखिए, याद कीजिए, सारे पॉइंट्स क्लियर कीजिए, कोई डाउट है तो आपको पूछना है। आई होप आपने सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब अपन उसके बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अपन ने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि जब अपन संपत्ति की देखते हैं तो संपत्ति दो तरह की हो सकती है हमारी, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स को बेचने से जो लाभ होगा या हानि होगी वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। शॉर्ट टर्म संपत्तियों को बेचने से जो लाभ या हानि होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। और यदि संपत्तियां आपकी हास योग्य है, यानी जिन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यदि ऐसी संपत्तियां हैं तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म होंगी। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगी कि यदि शॉर्ट टर्म है तो लाभ की गणना कैसे की जाएगी, लॉन्ग टर्म है तो लाभ की गणना कैसे की जाएगी, और यदि हास योग्य संपत्तियां हैं तो लाभ की गणना कैसे की जाएगी। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना। अल्पकालीन पूंजी लाभ कौन से होंगे? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को बेचने से जो लाभ होंगे वो कहलाएंगे अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन कैसे तय करते हैं अपन? तो मैंने बताया था आपको कि जो लिस्टेड शेयर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं उसके अपन अवधि देखेंगे, या म्यूचुअल फंड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो अवधि हम देखेंगे 12 महीने की। अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो हम अवधि देखेंगे 24 महीने की। अन्य कोई संपत्तियाँ हैं तो अवधि देखेंगे अपन 36 महीने की। यदि 12/24/36 महीने से कम की अवधि है तो कहलाएगी शॉर्ट टर्म, ज़्यादा की अवधि है तो कहलाएगी लॉन्ग टर्म। तो यदि शॉर्ट टर्म असेट्स है तो लाभ की गणना हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे इसके अंदर विक्रय प्रतिफल, यानी आपने इस संपत्ति को कितने रुपए में बेचा है। इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे 3 चीज़। जिसकी प्रश्न में सूचना है उसको हम घटा के दिखाएंगे, जिसकी सूचना नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। पहला, संपत्ति को बेचने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं वो आपको घटा के दिखाना है। इस संपत्ति को प्राप्त करने की क्या लागत थी वो घटा के दिखानी है। और संपत्ति को प्राप्त करने के बाद और हस्तांतरण करने के बीच में आपने कोई भी सुधार पर या विस्तार पर या रिनोवेशन पे कोई भी पूंजीगत खर्चा किया है, कोई भी कैपिटल नेचर का, सिंपल रिपेयर करी है तो लेस नहीं करनी है। पर आपने कोई एक्सटेंशन किया है या बहुत बड़ा खर्चा आपने किया है सुधार के ऊपर, जो पूंजीगत प्रकृति का है वो आपको इसमें से घटा के दिखाना है। तो विक्रय प्रतिफल में से हम 3 चीज़ घटा देंगे, हस्तांतरण व्यय, प्राप्ति की लागत और सुधार की पूंजीगत लागत। ये जो लागत है कौन सी वाली है हमारी? ये पूंजीगत लागत है। रूटीन के वार्षिक खर्चे इसमें से अपने को नहीं घटाने हैं। ये 3 चीज़ हम घटा देंगे तो जो चीज़ निकलेगी वो कहलाएगी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो ये सिंपल तरीका है अपना शॉर्ट टर्म गेन को निकालने का। सेकेंड सिचुएशन, जैसे मैंने बताया था आपको कि सिंपल लिस्टेड शेयर्स हैं तो 12 महीने से अधिक आपके पास रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर्स है लैंड एंड बिल्डिंग, यदि आपके पास 24 महीने से ज़्यादा रही है। अन्य कोई संपत्ति, जेवर है, ज़मीन है या कोई भी आपकी और चीज़ें हैं आपकी, वो यदि 36 महीने से ज़्यादा आपके पास रही हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगी। यदि लॉन्ग टर्म संपत्ति है तो लाभ की गणना करने के लिए हम सबसे पहले सेम वही ले लेंगे, विक्रय प्रतिफल, जैसे अपन ने पिछली सूचना में लिया था, यानी कितने में हमने संपत्ति को बेचा है। इसमें से सेम वही अपन क्या घटाएंगे? हस्तांतरण व्यय घटाएंगे, ट्रांसफ़र करने के जो भी खर्चे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट अपन लेस करेंगे, यानी जो प्राप्ति की लागत होगी और जो सुधार की लागत होगी, वो आपको सिंपल लागत लेस नहीं करनी है, आपको लेस करनी है यहाँ पर सूचकांकित लागत, इंडेक्स कॉस्ट। यानी लॉन्ग टर्म की सिचुएशन में पहले कॉस्ट को अपन सूचकांकित करेंगे, इंडेक्स करेंगे, उसके बाद लेस करनी है प्राप्ति की लागत को भी और सुधार की लागत को भी। जब हम तीनों चीज़ को घटा देंगे तो हमारा कहलाएगा, ये जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चेंज है? सिंपल तरीका वही है शॉर्ट टर्म जैसा, बस वहाँ पे सिंपल कॉस्ट लेस की थी, यहाँ पे हमको सूचकांकित कॉस्ट लेस करनी है, सुधार की भी और प्राप्ति की भी। अब ये सूचकांकित लागत क्या होती है वो कैसे निकालेंगे? तो वो आप देखो, संपत्ति प्राप्त करने की जो सूचकांकित लागत है उसके 2 तरीके हैं। यदि संपत्ति आपकी अप्रैल 2001 से पहले की है तो हमको कैसे निकालनी है, अप्रैल 2001 के बाद की है तो कैसे निकालनी है। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, यदि अप्रैल 2001 के बाद की संपत्ति है तो हम सूचकांकित कैसे करेंगे। सूचकांकित मतलब क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सालों के बाद, काफ़ी लंबी अवधि के बाद इसको हम बेच रहे हैं,
तो महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। तो उस महंगाई का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉस्ट पे ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें इंडेक्स करना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, संपत्ति की मूल लागत ले लेंगे, कितने में आपने परचेज़ किया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हस्तांतरण वाले वर्ष की जो भी इंडेक्स कॉस्ट होगी, यानी हस्तांतरण वाला वर्ष जिस साल आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस साल का जो मुद्रास्फीति सूचकांक है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दो। तो चूंकि हम यहाँ पे जो इनकम सॉल्व कर रहे हैं वो हम 23 चॉइस असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको हम इंटू करेंगे 22-23 प्रीवियस एक इंडेक्स नंबर से, जो हमेशा आपका आएगा 331। ये आपको याद रखना है। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 23 चॉइस है, जिसका प्रीवियस ईयर अपना है 22-23। तो 22-23 का जब बुक में आप देखोगे तो मुद्रास्फीति सूचकांक दे रखा है हमें 331। तो कुछ विशेष परिस्थितियां यदि नहीं है, छोड़ दो आप, तो हमेशा आपको इसको इंटू करना है 331 से और डिवाइड करना है जिस साल आपने इसको प्राप्त किया था। जिस संपत्ति आपने 2018 में प्राप्त की थी तो 18 का सूचकांक आ जाएगा, 2021 में प्राप्त की है 21 का सूचकांक आ जाएगा, 2013 में प्राप्त किया 2013 सूचकांक। जब भी आपने संपत्ति को प्राप्त किया है उस साल का सूचकांक जो है उस समय इसको अपन डिवाइड कर देंगे। सूचकांक की सूचना आपको प्रश्न में दे रखी होगी, यानी प्राप्ति वाले वर्ष का सूचकांक भी होगा, हस्तांतरण वाले वर्ष का भी सूचकांक होगा। नहीं भी हो तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपका हमेशा ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मैं आगे बता दूंगी। 3 विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन, बीमित संपत्ति का नष्ट होना और अनिवार्य अधिग्रहण। ये जो 3 स्थितियाँ हैं इनको अपन, ये जो 3 स्थितियाँ हैं इसमें 331 नहीं आएगा इन 3 स्थितियों को छोड़कर। बाकी हर स्थिति में आपका हस्तांतरण वर्ष 22-23 ही होगा, तो हमको 331 से मल्टीप्लाई करना है और जिस वर्ष संपत्ति को प्राप्त किए इसके सूचकांक की प्रश्न में सूचना होगी उससे आपको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी निकल जाएगी सूचकांकित लागत। ये तो तब होगा जब हमने 31 मार्च 2001 के पश्चात संपत्ति को प्राप्त किया है। यदि आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले संपत्ति प्राप्त की है, यदि पूर्व की संपत्ति है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो पहले हम उसकी प्राप्ति की लागत की तुलना करेंगे 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य से। जो भी ज़्यादा होगा उसको हम कॉस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, संपत्ति की मूल लागत को हम तुलना करेंगे 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य से, जो भी ज़्यादा होगी उसको हम कॉस्ट मानेंगे। इस कॉस्ट को इंटू करेंगे हस्तांतरण वाले वर्ष का सूचकांक, जो मैंने कितना बताया था अभी आपको 331। और चूंकि 2001-2002 का सूचकांक जो है वो हमेशा 100 होता है, तो डिवाइड इसको हमेशा आपको 100 से ही करना है। मतलब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है प्रश्न में क्या दे रखा है। 2001 से पहले की संपत्ति है तो डिवाइड करना है आपको 100 से और मल्टीप्लाई करना है आपको 331 से, तो ये निकल जाएगी आपकी सूचकांकित लागत। तो इस तरह से आपको सूचकांकित लागत निकाल के लेस करनी है। सेम ऐसे यदि सुधार की लागत है तो सुधार की लागत भी आपको इसी तरीके से करनी है। चूँकि 2001 से पहले की सुधार की लागत अपन शून्य मानते हैं, उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 2001 के बाद की है तो वो जैसे मूल लागत है, इसकी जगह आपकी आ जाएगी सुधार की लागत। इस सुधार की लागत को आप इंटू कर देंगे 331 से और डिवाइड कर देंगे सुधार वाले वर्ष में। इसको डिवाइड कर देंगे हम सुधार वाले वर्ष के सूचकांक से, तो आपकी निकल जाएगी सूचकांकित लागत। तो इस तरीके से हम गणना करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तीसरी सिचुएशन है हमारी हासित संपत्ति पर पूंजी लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स। ऐसी संपत्ति जिस पर हास चार्ज किया जाता है उसका लाभ हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई आपको महीने काउंट नहीं करना है, संपत्ति कब खरीदी थी कब आपने बेची है, ये हमेशा आपका शॉर्ट टर्म ही होगा। इसका जो भी लाभ या लॉस होगा वो हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाएगा। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है आपका सॉल्व करने का। विक्रय प्रतिफल तो सेम वैसे आ जाएगा जैसे आपने किया, इसमें तो कोई चेंज आपका है नहीं। हस्तांतरण व्यय में भी कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे लागत नहीं होती, हासित संपत्तियों की रिटर्न डाउन वैल्यू होती है आपका, इसका अपलिखित मूल्य होता है। तो इसको लेस, इसमें जो लेस करेंगे हम वो लेस करेंगे ओपनिंग, ये प्रश्न में आपको दे रखा होगा, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और न्यू परचेज। कोई भी आपने नया परचेज किया है वो और ओपनिंग वैल्यू दोनों को इसमें से लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो अपना कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लेस। लेकिन यहाँ पे आपको एक नियम याद रखना है, आगे के नोट्स में जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ।
इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म गेन लॉस नहीं होगा, यहाँ पे सिचुएशन होती है। यदि आपने पूरे ही ब्लॉक को बेच दिया है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपने पूरे ही ब्लॉक को बेच दिया है तब तो आपको इस तरीके से गणना करनी है, या तो गेन निकल जाएगा या आपका लॉस निकल जाएगा। पर यदि आपने पूरे ही ब्लॉक को नहीं बेचा है, उस स्थिति में गेन तो हो सकता है आपका, पर लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब है कि आपकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है जिस पर आपको हार्स चार्ज करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो गेन होगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूरा ब्लॉक बेच दिया है, यदि आपने पूरा ब्लॉक ऑफ असेट्स, संपत्ति के पूरे ब्लॉक को यदि आपने बेच दिया तब तो आपको इस तरीके से गणना करनी है। लेकिन यदि आपने पूरा ब्लॉक नहीं बेचा है, ब्लॉक में से कोई एक या दो संपत्ति ही बेची है, असेट्स नहीं बेचा है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि वो पॉजिटिव आ रहा है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तब तो सॉल्व होगा वो हमारा कैपिटल गेन में। और पर यदि वो माइनस में आ रहा है, यदि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो वह लॉस नहीं होगा, वह होगा हमारा क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, जिस पर जो आपका तीसरा हेड है, तीसरा हेड कौन सा है आपका, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हार्स चार्ज किया जाएगा। उसमें अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो यहाँ सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व होगा आपका तीसरे हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पूरा ही ब्लॉक बेच दिया है तब तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। प्लस में है गेन हो जाएगा, माइनस में है लॉस हो जाएगा। पूरा ब्लॉक नहीं बेचा है तो यदि गेन हो रहा है तब तो सॉल्व होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, माइनस नेगेटिव आ रहा है तो सॉल्व होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ किया है कि आपको लाभ की गणना कैसे करनी है, शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की। अब आगे एक एक वीडियो पहले सिंपल छोटे से लेके समझाऊंगी, सिंपल एग्जांपल में शॉर्ट टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग टर्म कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बस वीडियो को देखना और समझना कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई डाउट यदि आता है तो मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।